हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एमपी प्री के सब्जेक्ट्स और उनके प्रिपरेशंस के बारे में चर्चा की थी आपसे। आज हम एमपी मेंस की तैयारी और सब्जेक्ट्स और उनके टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। एमपी मेंस में 4 पेपर होते हैं, 100 मार्क्स का ईच पेपर होता है। पहला पेपर सिविल लॉ है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए, लिमिटेशन, ये टॉपिक्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट, इन 3 पेपर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन 3 पेपर की पिरामिड स्टाइल की तैयारी करनी है, यानी कि इनको तीनों को लॉ पेपर फर्स्ट के लिए ज़्यादा स्टडी करनी है। यहाँ पर जो ये एग्ज़ाम आता है इसमें ऑप्शन नहीं होता, यानी जितने क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कभी कभी ABCD में और का कोई ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जितने मौजूद होते हैं वो सब क्वेश्चन करने होते हैं और क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि पिछले बार 18 या 19 क्वेश्चन थे, तो जो बच्चे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे उनके स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी, और अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो स्कोरिंग थोड़ी डाउन हो जाती है। इसलिए मेंस की तैयारी करते समय ये ध्यान रहे कि जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो क्वेश्चन पेपर की स्टडी करने के लिए आपको 5 मिनट का समय पहले देना चाहिए। क्वेश्चन पेपर हो क्वेश्चन नंबर 1, आप उसको क्वेश्चन को कितने भागों में डिवाइड किया है उसने उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा रेड पेन से, या जो भी इंक आपके पास उस समय मौजूद हो, कि कितने क्वेश्चन कितने पार्ट में एक क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। एक क्वेश्चन कभी कभी 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होता है, उसी हिसाब से आपको उसका आंसर देना है और जितना उन्होंने पूछा है उससे आगे नहीं बढ़ना है। जैसे सपोज वो पूछ रहा है कि डिफाइन डिग्री, व्हाट इज़ डिग्री, इट्स काइंड्स एंड व्हाट इंक्लूड्स एंड व्हाट एक्सक्लूड्स, तब आप डिग्री की डेफिनेशन देंगे जो सेक्शन 2(2) में दी गई है। फिर काइंड्स बताएंगे, 2 काइंड्स होती हैं इसकी, और फिर हेडिंग डालेंगे कि इसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है, और 2 केस लॉ। यहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त कर देंगे। इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखेंगे तो बाद में आपका कोई क्वेश्चन छूट सकता है। इसी तरह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका इफ़ेक्ट्स क्या होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आ जाता है। सबसे पहले आप इमरजेंसी प्रोविजंस बताएंगे जो 352, 356 और 360 में मौजूद हैं। इन तीनों को लिखने के बाद इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके, इफ़ेक्ट्स के लिए 358 और 359 और 360 के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जहां सैलरी वगैरह बंद हो जाती है, उन इफ़ेक्ट्स की चर्चा करेंगे, और 2 या 3 कोई फेमस केस लॉ को कोड करेंगे। यहीं पर आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। लॉ का दूसरा पेपर होता है जिसको हम 3rd पेपर बोलते हैं, वो लॉ का 2nd पेपर है, जिसमें IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, ये मेन सब्जेक्ट हैं। IPC को तो आपको एज ए होल तैयार करना ही है, इसी तरह से CRPC को भी कंप्लीट तैयार करना है, और जितना
बल्कि हम तो ये कहते हैं कि सीआरपीसी को तो आप केवल सेक्शन वाइज भी अगर तैयार करें, केवल बीआरएट तैयार करें और हर टॉपिक पे 2 या 3 अच्छे केस लॉ तैयार करें। और क्रिमिनल लॉ का एक फैक्ट ये है कि एक ही केस लॉ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों जगह भी एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का कोई केस जब तैयार होता है तो उसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तीनों टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं हर केस में। जैसे कि आप लीजिएगा एक फॉर एग्जांपल कर्नाट प्लेस शूट आउट केस वो केस है जिसमें 2 इनोसेंट बिजनेसमैन एक पुलिस पार्टी द्वारा मार दिए गए थे। तब इस केस में जनरल एक्सेप्शंस आईपीसी की क्लेम की पुलिस ऑफिसर्स ने, उसको डील किया गया। एक 120B, 149, 34 को डील किया गया। इसी तरह से एविडेंस एक्ट, क्योंकि कोई आई विटनेस इंडिपेंडेंटली उनके परिवार का कोई मौजूद नहीं था तो किन की एविडेंस मानी गई, उसको डील किया गया। इसी तरह से प्रियदर्शनी मट्टू केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और मोटिव, इन सब टॉपिक को डील किया गया। और मर्डर 302 ये था ही। इसी तरह से ये जेसिका लाल मर्डर केस में सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा वाला केस, इसमें भी लास्ट सीन थ्योरी, डॉग आइडेंटिफिकेशन, इंटेंशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक को डील किया गया। तो एक ही केस लॉ आप कई जगह लिखने का मौका पा सकते हैं अगर आपने केस लॉ की टॉपिक वाइज तैयारी की है। इसका जो सेकंड पेपर है, वो सेकंड पेपर है लैंग्वेज का। इसमें आपको एक ऐसे लिखना है जनरल टॉपिक्स पर जो करंट टॉपिक्स होते हैं, और एक ऐसे आता है लीगल ऐसे कैसे होते हैं, जैसे कि जजेस एंड देयर रोल इन जुडिशरी या डेमोक्रेसी, या एम्पावरमेंट ऑफ जुडिशरी, या जुडिशरी एंड वुमेन, जुडिशरी एंड चिल्ड्रन, जुडिशरी एंड एनवायरनमेंट। जहाँ जहाँ जुडिशरी से संबंधित टॉपिक्स डील हुए हैं उन एसेज को आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद 20 नंबर का इसमें एक होता है प्रेसिज, संक्षिप्तीकरण जिसको बोलते हैं। इसकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आधा घंटा प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी एक बड़ा टॉपिक लें और उसको छोटा करें। 1/3 होना चाहिए, ये जितना दिया गया है उसका 1/3 होना चाहिए। और इस 1/3 में हर वो टॉपिक डील हो जाना चाहिए जो बड़े टॉपिक में दिया गया है। ये प्रैक्टिस से जो है आप इजीली इसको कर सकते हैं। और 4th पोर्शन इसका होता है ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। इसकी आप प्रैक्टिस ऐसे करें कि डिगलॉग खरीद लें सीआरपीसी का और सीपीसी का और एविडेंस एक्ट का, और भी कुछ एक्ट्स का जो डिगलॉग आपको मिल जाए। और डिगलॉग खरीदने के बाद प्रैक्टिस करें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने की। प्रैक्टिस के लिए भी आधा घंटा डेली का समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये 40 नंबर का होता है, 20-20 नंबर का, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ठीक से ट्रांसलेशन हुआ है तो 40 में से 40 भी आ सकते हैं, 35 भी आ सकते हैं, अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। इसके लिए डेली प्रैक्टिस करें और अच्छा टाइम दें, आधा घंटा दें दोनों टॉपिक्स को, हिंदी को इंग्लिश से और इंग्लिश को हिंदी से करने के लिए। और मीनिंग्स की भी तैयारी करें, क्योंकि मीनिंग्स जितने आपको याद होंगे उतना ही ट्रांसलेशन आपका बेहतर होगा। ये भी ध्यान रहे कि जो वर्ड्स यूज होते हैं वो इंग्लिश वाले हिंदी में ही यूज होने चाहिए। बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होती तो इंग्लिश के वर्ड वो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, तो उसमें भी फिर मार्क्स कट जाते हैं। इंग्लिश के वर्ड्स हिंदी में, ऐसे हिंदी के वर्ड इंग्लिश में लिखने की
प्रैक्टिस। हिंदी वाले तो इंग्लिश में सब लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड्स अगर आए हैं न्यूमेरिकल्स में तो उनकी भी ट्रांसलेशन हिंदी में ही होनी चाहिए। और ट्रांसलेशन करते समय पंक्चुएशन पर भी पूरा ध्यान होना चाहिए। पंक्चुएशन अगर ठीक नहीं है तो फिर ट्रांसलेशन भी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए पंक्चुएशन की स्टडी भी ट्रांसलेशन के समय निकालते हुए इसको भी करना चाहिए। इसका जो फोर्थ पेपर होता है वो प्रैक्टिकल स्टाइल का होता है, लेकिन आप अभ्यास करके प्रैक्टिस करके इस पेपर को भी कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन होता है, इशूज बनाने होते हैं। वो एक टॉपिक दे देते हैं जिसमें प्लीडिंग होती है, यानी कि प्लेंट और WS होता है। प्लेंटिफ का केस होता है, डिफेंडेंट का डिफेंस होता है। उसके आधार पर इशूज बनाए जाते हैं। जैसे कि प्लेंटिफ कहता है कि मैं इस दुकान का मालिक हूँ, डिफेंडेंट कहता है कि नहीं मैं मालिक हूँ। तब पहला इशू ये बनेगा, वेदर प्लेंटिफ इज़ द ओनर ऑफ द शॉप इन क्वेश्चन। पहला इशू फिर ये बनेगा। इसी तरह से जो डिफेंस लिए गए हैं उसने, जैसे टाइम बार्ड बताया हो, टाइम बार्ड बनेगा। स्टॉपल से बार्ड बताया हो तो स्टॉपल का क्वेश्चन बनेगा। कोर्ट फीस कम देना बताया हो तो कोर्ट फीस बनेगा, कोर्ट फीस कम है क्या। या वैल्यूएशन कम बताया हो तो वैल्यूएशन का एक इशू बनेगा। अगर ये SRA के सेक्शन 34 से बार्ड बताया हो तो एक उसका इशू बनेगा। तो जो जो प्ली डिफेंस में उठाई गई है उन सब के लिए भी एक एक इशू फिर अलग से बनेगा। तो इस तरह से प्लीडिंग्स में आप प्लेंट पढ़िए पहले केयरफुली, फिर डिफेंस पढ़िए और उनके अनुसार फिर इशूज़ तैयार कीजिएगा। इशूज़ के बाद दूसरा क्वेश्चन होता है चार्ज। ये क्रिमिनल में बनाया जाता है। चार्ज बनाने के लिए आपको, जैसे हमने बताया था कि IPC में आपको केस सेक्शन तैयार करना है, उसके इंग्रेडिएंट्स तैयार करने हैं और पनिशमेंट कितना बनता है वो तैयार करने हैं। जब आप पनिशमेंट सीख जाएंगे कि कितना है और कौन ट्रायल करता है, उसी के बाद एक बेहतरीन चार्ज बनता है। अगर सेशन ट्रायल का चार्ज बनाने को दे दिया तो आप एज ए सेशन जज चार्ज बनाएंगे सेक्शन 302 का या 300 का, जिसमें भी सज़ा हो, 302 का या 304 का, जिसमें सज़ा देनी हो आपको। तो चार्ज बनाने के लिए आपको IPC की शानदार स्टडी होनी चाहिए। अगर IPC की शानदार स्टडी आपकी है तो इसके दो लाभ होंगे। एक तो IPC के क्वेश्चन का आपका आंसर ठीक बैठेगा, एक यहाँ पर आप शानदार चार्ज बना देंगे। क्योंकि चार्ज में अगर गलती हो गई तो आपके मार्क्स काटेंगे, डेफिनेट काटेंगे। और अगर आपने चार्ज ठीक बना दिया जैसा उन्होंने एलिगेशन बताए हैं, उस एलिगेशन के अनुसार चार्ज है, इसमें जनरली ध्यान रखना है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और थेफ्ट और मिसचीफ, ऐसी प्रॉब्लम रखते हैं जिससे कुछ डाउट सा हो जाता है कि कौन सा ऑफेंस बनता है। तो ये वाले टॉपिक स्पेसिफिकली आप IPC में डील करें, स्टडी करें कि कौन से फैक्ट्स पर कौन सा प्रॉब्लम बनती है, कौन सा ऑफेंस बनता है। जब आप ये तैयार कर लेंगे उसी समय फिर अच्छा चार्ज बना सकेंगे। चार्ज के बाद फिर आता है जजमेंट राइटिंग। वो दोनों में आता है। एक जजमेंट आपको CPC में लिखना है, यानी कि सिविल में लिखना है, और एक जजमेंट आपको क्रिमिनल में लिखना है। ये जजमेंट राइटिंग भी तभी बेहतरीन होता है जब आपकी CRPC, CPC, ये दोनों जजमेंट लिखने के लिए CRPC, CPC और एविडेंस एक्ट, ये दोनों में एप्लीकेबल होता है। इन सब की स्टडी से एक अच्छा जजमेंट तैयार हो जाता है। हालांकि जजमेंट राइटिंग का टॉपिक कभी डिटेल से रखेंगे। आज तो हमने केवल ये बताया कि मेंस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, किस तरह से डिवाइड होते हैं। थैंक यू।